एक और आईसीसी ट्रॉफी। इस बार क्या होगा? चक दे इंडिया या खड़ा हूं आज भी वही? तो वेलकम टू पैडल स्विप। जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट 20 फरवरी को। उसके बाद इंडिया के मैचेस से एक पाकिस्तान के अगेंस्ट और एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और फिर क्वालिफाई किए तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। तो मैक्सिमम 5 मैचेस हैं इंडिया के इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आज हम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ्स डिस्कस करेंगे, वीकनेस डिस्कस करेंगे, प्रोबेबल 11 बनाने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद मैं अपना प्रेडिक्शन भी दूंगा कि क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगा या नहीं पाएगा। वैसे तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, लेकिन मैं एक बार आपको स्क्वाड बता देता हूँ इंडिया का। तो रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो सबसे पहले हम बॉलिंग से ही स्टार्ट करते हैं, और स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग से। तो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह इस स्क्वाड में नहीं है, तो वो सबसे बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। जसप्रीत बुमराह इस समय अपने पीक ऑफ प्रोवेस पे है, एकदम टॉप क्लास बॉलर है उनमें। और जो भी सेकंड बेस्ट बॉलर होगा अभी करंट ओडीआई में, उसमें बहुत ही स्ट्रांग गैप है। और फिर इंडिया का अगर जो भी सेकंड बेस्ट बॉलर होगा उसमें तो और भी ज़्यादा गैप है। तो जसप्रीत बुमराह का ना होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोइंसिडेंटली बहुत सारे और टॉप फास्ट बॉलर्स नहीं है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। स्टार्क पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर है, कमिंस इंजर्ड है, हेजलवुड इंजर्ड है। तो ओवरऑल प्रोबेबली फास्ट बॉलिंग क्वालिटी ही टूर्नामेंट की थोड़ी सी तो ड्रॉप हो गई, स्पेसिफिकली क्योंकि टॉप 3-4 बॉलर्स ही नहीं है इस टूर्नामेंट में। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मोहम्मद सिराज भी नहीं है। खैर वो तो परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुआ है, लेकिन वो सेकंड बेस्ट बॉलर रहे थे अपने ओडीआईज में ये वर्ल्ड कप तक। उसके बाद मे बी इतना इतना टॉप प्रिफर्ड नहीं रहा है। उसके अलावा जो मोहम्मद शामी है, जो प्रोबेबली लीड बॉलर की तरह जा रहा है इंडिया की तरफ से, वो जस्ट इंजरी से वापस आया है। और जिस फॉर्म की उनसे एक्सपेक्टेशन थी, जिस परफॉर्मेंस की उनसे एक्सपेक्टेशन थी, वो लेवल तो नहीं दिखा पाया एटलीस्ट। ये जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई हुआ था, या इवन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो T20 हुआ था, उसमें भी अपने पीक पे नहीं दिखे मोहम्मद शमी। तो पता नहीं वो कैसा परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा अर्शदीप सिंह है, जिन्होंने केवल 9 ओडीआई मैचेस खेले हैं अब तक। उनका T20 परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, इसकी वजह से सबको लग रहा है कि वो ओडीआई में भी अच्छा कर पाएंगे, और अभी तक डिसेंट किए भी है। बट केवल 9 मैच का एक्सपीरियंस है। मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने T20 में सीमेंट किया प्लेस, ओडीआई में भी एकदम टॉप क्लास बॉलर बने, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, स्विंग कराता है, डेथ में भी डालते हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट है, स्पेशली लुकिंग एट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। बट खैर चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेरे हिसाब से ये है इंडिया के लीड बॉलर, नॉट मोहम्मद शामी। मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह इंडिया के लीड बॉलर है। उसके बाद हर्षित राणा भी सिलेक्टेड है। तो हर्षित राणा का भी सिर्फ 3 ओडीआई का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआईस खेले थे। डिसेंट किए, नॉट टू ग्रेट नॉट टू बैड, बट ऐसे बहुत सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही कम है। और हार्दिक पांड्या है पेस बॉलिंग में और एक अपने पास, जो एज ऑलराउंडर है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। अगर वो फिट रहे, इंजर नहीं हुए, तो वो एक अच्छा वैल्यू एडिशन कर देते अपने पूरे इंडियन लाइनअप में। अब सबसे बड़ा पेस बॉलिंग के साथ मेरा कंसर्न ये है कि डेथ बॉलिंग। अब देखो, इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो है कि 3 ऑलराउंडर्स, हार्दिक, जड्डू, अक्षर, उसके बाद एक स्पिनर कुलदीप यादव, और उसके बाद 2 ही पेसर की जगह बचती है अपने पास। अब अगर हम 2 ही पेसर ले रहे, तो आइडियली तो मैं चाहता हूँ कि दोनों पेसर वो रहे जो डेथ में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेथ में बहुत ज़्यादा रन्स जाने का स्कोप होता है। तो अच्छा बॉलर रहता है तो वो रन्स कम हो जाते हैं। और वही जसप्रीत बुमराह शाइन करते थे। मतलब अभी तो वो ऑल फेस अच्छे टॉप क्लास बॉलर बन गए, बट जब वो आए थे, उनका यूएसपी ही ये था कि वो डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, रन नहीं देते हैं। अब जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में अपने 2 डेथ बॉलर कौन है? एक तो अर्शदीप सिंह है, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका डेथ में डालने का, स्पेशली T20s में। अब सेकंड बेस्ट डेथ बॉलर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोहम्मद शामी, जो प्रोबेबली खेल ही जाएंगे क्योंकि एज इंडिया के लीड बॉलर जा रहे हैं, उनका यूएसपी डेथ बॉलिंग नहीं है। उनका यूएसपी है मिडल ओवर्स में आके विकेट लेना। तो उनका काम तभी पड़ता है जब इंडिया 3 पेसर खिला रहा है, 2 पेसर जो पावर प्ले और डेथ कर सके, और थर्ड पेसर जो मोहम्मद शमी के रूप में जो मिडल ओवर्स में एनफोर्सर का काम करे। यही चीज़ हमने वर्ल्ड कप में की थी कि बुमराह एंड सिराज पावर पे डालते थे, वो दोनों डेथ भी डालते थे, मिडल ओवर्स में शामी डालते थे। इसलिए मैं चाह रहा था कि बुमराह के एब्सेंस में सिराज स्क्वाड में रहे, बट अभी शामी भी वो डेथ बॉलर नहीं है।
और हर्षित राणा प्रॉबेबली डिसेंट डेथ बॉलर है, बट उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है उनके पास कि उन्हें उस लेवल पे जज कर सके कि वो डेथ बॉलिंग डालेंगे नहीं। तो मोस्ट लाइकली अर्शदीप और शामी खेलेंगे प्लेइंग 11 में, और फिर डेथ बॉलिंग में कंसर्न हो सकता है। खैर इंडिया की टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है मेरे हिसाब से कि बिना बुमराह या इवन बिना सिराज के थोड़ा स्ट्रैटेजिकल इनपरफेक्टनेस की वजह से भी शायद जीत जाए, बट मेरे हिसाब से डेथ बॉलिंग एक बहुत बड़ा होल है इंडियन टीम का। इसके अलावा मोस्टली सारे स्ट्रेंथ्स ही है अपने। अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो इंडिया के सारे टाइप के ऑप्शन है। 2 व्रिस्ट स्पिनर्स है, कुलदीप यादव है जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती है जिनको हम मिस्ट्री स्पिनर भी बोल सकते हैं, लेग स्पिनर भी बोल सकते हैं। और ये दोनों एकदम ऐसे, एटलीस्ट कुलदीप यादव तो एकदम बहुत ही अच्छा प्लेयर है अपने लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है काफ़ी टाइम पे, लोगों को खेलना नहीं आता उनको, तो मज़ा आएगा। वरुण चक्रवर्ती को भी पोटेंशियल के बेसिस पे लिया गया है, उन्होंने काफ़ी ट्रबल किया इंग्लैंड को T20 में, ODIs में भी डिसेंट परफॉर्म कर पाए वरुण चक्रवर्ती। इनको काफ़ी हाई वैल्यू विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। ऑल्दो एक ही ODI का एक्सपीरियंस है, तो मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता प्लेयर्स को इतने कम एक्सपीरियंस के बावजूद लेने के लिए, बट ठीक है, आई थिंक विकेट टेकिंग ऑप्शन के हिसाब से देखा जा रहा है वरुण चक्रवर्ती को। उसके अलावा इंडिया के पास 3 फिंगर स्पिनर है, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर। देखो ODIs में मेरे हिसाब से विकेट टेकिंग एबिलिटी होना स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरली वो रिस्ट स्पिनर्स ही ले पाते हैं। तो अगर तुम फिंगर स्पिनर्स को खिला रहे हो तो फिंगर स्पिनर उस टाइप की होनी चाहिए जो बैटिंग भी कर सके, ताकि वो ऑलराउंडर वाला ऑप्शन कवर कर ले। एंड इंडिया इज़ वेरी ब्लेस्ड कि इंडिया के जो तीनों फिंगर स्पिनर्स है वो टॉप 6 में, टॉप 7 में बैटिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मेरे हिसाब से तो वॉशिंगटन सुंदर बेंच पे बैठेंगे, लेकिन जड्डू क्या टॉप क्लास बॉलिंग की है उन्होंने पिछले ये ODI सीरीज में। और अक्षर पटेल के बारे में जितना बात करो उतना कम है, बॉलिंग तो अच्छी करते ही है, प्लस वो बैटिंग भी टॉप क्लास करने लग गया है। मिडल ओवर्स में एक फ्लोटर को ऑप्शन देते हैं, नंबर 5 पे आके अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, रन संभाल लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में अक्षर पटेल होते अपने पास तो इंडिया शायद बेटर सिचुएशन में होता और शायद जीत भी सकता था। जब इंडिया के 3 अर्ली विकेट्स गिर गए थे तो विराट कोहली और KL राहुल के विकेट्स पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था, इनको बहुत स्लो खेलना पड़ा था। लेकिन अगर अक्षर पटेल आते 3 डाउन पे तो उनके विकेट का इतना हाई वैल्यू नहीं है, मतलब है लेकिन थोड़ा आउट हो भी जाते जल्दी तो चल जाता, और अक्षर पटेल फिर ऐसे 90 या 100 की स्ट्राइक रेट से 41 रन बना देते तो इंडिया बढ़िया स्टेट में होता, और उसके बाद KL राहुल आके 4 डाउन पे अपना नेचुरल गेम खेल सकते थे, तो ओवरऑल इंडिया का स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता था। तो अक्षर पटेल का इस स्क्वाड में होना एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंडिया के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे इंडिया के लिए, स्पेशली क्योंकि उनका स्पिन गेम भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब लास्ट में हम बैटिंग की बात कर लेते हैं। बैटिंग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इंडिया का, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, पांचों के पांचों टॉप क्लास प्लेयर हैं। बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप था पांचों के पांचों प्लेयर्स का, सारे अच्छे बैट्समैन हैं, और इंडिया ने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया इन प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने कोई बैकअप बैट्समैन ही नहीं रखा। ऋषभ पंत जा रहे हैं एज बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन, और बाई चांस एक भी बैट्समैन इंजर होगा या ड्रॉप करना पड़ा तो ऋषभ पंत सीधा सीधा रिप्लेसमेंट है। बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव डिसीजन लिया कि इंडिया बिना बैकअप के साथ गया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड इंडियन बैटिंग टीम लग रहा है। और मेरे हिसाब से ये ऐसे काफ़ी टाइम बाद हो रहा है वापस कि इंडिया का बैटिंग स्ट्रेंथ है एंड नॉट बॉलिंग। 2023 वर्ल्ड कप जो था उसमें इंडिया का बॉलिंग स्ट्रेंथ था क्योंकि बुमराह थे अपने पास। 24 T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया का बॉलिंग स्ट्रेंथ था क्योंकि बुमराह थे अपने पास। इस बार क्योंकि बुमराह नहीं है, जो इस बार इंडिया का बैटिंग स्ट्रेंथ है। इंडिया की प्रोबेबल 11 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कुछ इस तरह होगी: रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली 3 पे, श्रेयस अय्यर 4 पे, KL राहुल एज विकेट कीपर 5 पे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी। क्या आप लोग इस 11 से सहमत है? अगर हाँ तो बताइए, अगर नहीं तो आपकी 11 कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लास्टली अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो मेरे हिसाब से इंडिया क्लियरली फेवरेट्स की तरह स्टार्ट करती है। अगर लक डिसेंट भी रहा, 50% के आसपास भी लग रहा, तो इंडिया ने जीत जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी। बट हाँ, इंडिया सेमीफाइनल्स तो फॉर श्योर जाएगी और मोस्ट लाइकली जीत भी जाए, तो मज़ा आएगा, देखते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए।